देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। आज की बड़ी फिक्र यह है कि भारत और चीन का विवाद अब सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने लगा है। चीन ने पहले एलएसी से पीछे न हटने की जो बात घुमा फिरा कर कही थी, अब उसने सीधे सीधे कहना शुरू कर दिया है, जिसका भारत ने तीखा विरोध जताया। और अब बीजिंग दिल्ली में आर पार की जंग छिड़ती नजर आ रही है। हालांकि इस बीच अमेरिका भी खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा है कि भारतीय सीमा में घुसपैठ करके चीन दुनिया का रुख जानना चाह रहा था, लेकिन ज्वार उसी की तरफ मुड़ गया है। अमेरिकी सीनेट में पॉम्पियो ने यह भी कहा कि चीन की हरकतों को रोकने के लिए अमेरिका लोकतांत्रिक देशों का गठबंधन बनाने पर विचार कर रहा है। हम कूटनीतिक तौर पर नए रिश्ते बना रहे हैं। जाहिर है चीन के खिलाफ दुनिया के नए समीकरण बन रहे हैं। सबसे पुराने, सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश साथ आ रहे हैं जो चीन को डरा रहा है। इसी बीच भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक छेड़ दी। भारत ने चीन से रंगीन टीवी के इंपोर्ट पर बैन लगा दिया और इसका असर यह हुआ है कि चीन के राजदूत ने आज बयान दिया कि हमारी इकोनॉमी एक दूसरे पर टिकी है और इसे अलग करने से नुकसान होगा। यानी चीन की वो ही पुरानी नरम गरम की नीति एक बार फिर, जबकि एलएसी पर विवाद गहराता जा रहा है। क्या ये भारत में राफेल के आने का डर है कि चीन दोस्ती और दुश्मनी वाले सुर का कॉकटेल दुनिया के सामने परोस रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन को लेकर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने एक बार फिर साफ साफ कह दिया है कि चीन अब और पीछे नहीं हटेगा। सबसे पहले आपको चीन की नई साजिश के सबूत दिखाते हैं। इस सैटेलाइट इमेज के जरिए चीन की एक और चाल का खुलासा हुआ है, जिसमें दिख रहा है कि डिसएंगेजमेंट की बात के बाद भी चीन पेंगोंग झील में अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। सैटेलाइट इमेज में यह भी दिख रहा है कि चीन की सेना फिंगर 5 और फिंगर 6 में डेरा जमाए हुए हैं। फिंगर 5 पर चीनी सेना के 3 बोट और फिंगर 6 पर 10 बोट दिखाई दे रहे हैं। हर एक बोट में 10 जवान सवार हैं, यानी ड्रैगन आर्मी के 130 जवान फिंगर 4 के बेहद करीब तैनात हैं। ये तस्वीर तब सामने आई है जब चीन बार बार डिसएंगेजमेंट पूरा होने की बात कहता है, लेकिन ये साक्षात प्रमाण है कि 14 जुलाई की बातचीत के बाद चीन ने फिंगर 4 के करीब बोट और सैनिकों की तैनाती की। इससे पहले 15 जून की सैटेलाइट इमेज में फिंगर 6 में चीनी सेना की 8 बोट दिखाई दी थी। फिंगर 5 में चीनी सेना का बेस दिखाई दिया था, जिसमें 40 कैंप दिखे थे। इसका मतलब है कि चीनी सेना ने इस इलाके में अपनी ताकत पहले से ज़्यादा बढ़ा ली है और डिसएंगेजमेंट और डीएस्केलेशन को लेकर वो बार बार झूठ बोल रहा है। 3 दिन पहले चीन के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि चीन ने अधिकांश सीमावर्ती क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट पूरा कर लिया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A से चीनी सेना पीछे हट चुकी है। सिर्फ पेंगोंग झील के फिंगर क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट अभी नहीं हुआ है। और अब इसी बात पर जोर दिया है भारत में चीन के राजदूत सन वेइडोंग ने। उन्होंने भी पेंगोंगसो लेक पर दावेदारी जताने वाला बयान दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज के एक वेबिनार में वेइडोंग ने कहा, पेंगोंग लेक के उत्तरी किनारे पर चीन की पारंपरिक सीमा रेखा एलएसी के अनुसार है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीन ने अपने क्षेत्रीय दावे का विस्तार किया हो। हम सीमा क्षेत्रों में तनाव को कम करने के लिए संयुक्त प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि 15 जून को गलवान की घटना के बाद 30 जून को कोर कमांडर स्तर की मीटिंग में दोनों देश डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हुए थे। डिसएंगेजमेंट प्लान में यह तय हुआ था कि सेना धीरे धीरे 2.5 से 3 किलोमीटर पीछे हटेगी और एलएसी के करीब बनाए गए मिलिट्री बिल्डअप को भी हटाया जाएगा। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने भी 5 जुलाई को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की, जिसमें दोनों देशों के बीच सेना को फेज वाइज पीछे हटाने पर सहमति बनी थी। इसके बाद चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14, 15 और 17A पर टेंट और स्ट्रक्चर हटाते दिखी थी। चीनी सेना ने अपने वाहनों को भी करीब 2 किलोमीटर पीछे हटा लिया था। लेकिन अब अगले दौर के सैन्य बातचीत से ठीक पहले जो एलएसी से चीन की साजिश वाली तस्वीर आई है और जो दुमुहा बयान आया है, वो जिनपिंग की हड़पाऊ साजिश और एक कदम पीछे हटकर 2 कदम आगे बढ़ने वाली चाल पर मुहर लगाता है। देखिए, समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर जब बात कर रहे हैं डिसएंगेजमेंट की, तो अभी के हालात में
ये डिसएंगेजमेंट वाली बात क्यों नहीं दिखाई देती चीन की तरफ से? आइए अब आपको दिखाते हैं। ये समझते हैं कि चीन डिसएंगेजमेंट के प्लान से पीछे हट रहा है या फिर नई साजिश रच रहा है। यहां यह जानना जरूरी है कि 3 महीने पहले तक पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चीनी फौज की स्थिति क्या थी और अब वहां की तस्वीर कैसी है। ध्यान से देखें आप, यहां पर समझें आप इसको। यह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं 3 महीने पहले अप्रैल में पूर्वी लद्दाख में फिंगर 4 और 8 का इलाका कुछ इसी तरह दिखाई देता था। आमतौर पर भारतीय सेना फिंगर 8 तक जाती थी, यानी यहां तक। और ये देखिए, ये ग्रे एरिया था। ये जो एरिया है फिंगर 8 तक आपको दिखाई दे रहा है, इसको देखें आप जरा। ये फिंगर 8 तक का इलाका यहां से लेकर वहां तक, यहां पर दोनों पलटन जो थी, दोनों जाती थी और वॉक करती आराम से। लेकिन ये ग्रे एरिया था। लेकिन इसके बाद पेट्रोलिंग होती थी और उसके बाद क्या होता था आगे दिखाएंगे। लेकिन अभी परिस्थिति बदल गई। अगर आगे बढ़े, अप्रैल के महीने तक फिंगर 4 पर भारत का पोस्ट भी था और फिंगर 8 पर चीन का पोस्ट। यहां पर भारत और वहां पर चीन। लेकिन मई में चीनी फौज ने अपनी पोजीशन बदली। विस्तारवादी नीति के तहत चीन भारतीय सीमा में अपनी दखल बढ़ाना चाहता है। चीनी फौज फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आकर बैठ गई। यहां पर मतलब इसके थोड़ा सा आगे इस तरफ मान लें। यह है 15 जून को ही हिंसक झड़प के बाद एलएसी पर विवाद सुलझाने के लिए फेज वाइज डिसएंगेजमेंट पर सहमति बनी। तय हुआ था कि सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी, लेकिन चीन की नीयत साफ नहीं थी। डिसएंगेजमेंट प्लान के मुताबिक जुलाई के महीने में पैंगोंग त्सो में फिंगर 4 से नीचे के हिस्से से चीन की फौज को हटना था, लेकिन फिंगर 4 के ऊपर चोटियों पर अभी भी चीनी सेना मौजूद है। रिज लाइन पर 4 से 5 लोकेशन पर पीएलए के फौजी बंकरों में साजो सामान के साथ रह रहे हैं। यही नहीं, ताजा सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक फिंगर 5 और फिंगर 6 के पास चीन की कई बोट्स देखी गई। यहां पर 5 और 6 के पास, और यहां ऊपरी इलाके यानी रिज एरिया में 40 टेंट भी नजर आए हैं जो चीन की एलएसी पर नई साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। सोचिए आप। लेकिन भारत ने चीन के डिसएंगेजमेंट के दावे को खारिज किया है। भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया में थोड़ी प्रगति हुई है, लेकिन पूरी प्रक्रिया होनी अभी बाकी है। इस मसले पर अमेरिका में सर्वे हुआ जिसमें लोगों ने खुलकर भारत का साथ दिया। ऑस्ट्रेलिया की थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट ने 7 जुलाई 2020 को 1012 अमेरिकी लोगों के बीच एक वेब सर्वेक्षण किया। इस सर्वे में अमेरिकी लोगों से 2 सवाल पूछे गए। ध्यान से देखें। पहला सवाल, अगर भारत और चीन में सैन्य संघर्ष हुआ तो आप किस देश का समर्थन करेंगे? यानी कि भारत और चीन में अगर सैन्य संघर्ष होता है तो ये जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी का एक सर्वे था उसमें पूछा गया तो आप किसका साथ देंगे? जवाब 63.6% अमेरिकी लोगों ने कहा कि वो किसी भी देश का पक्ष नहीं लेंगे। वहीं 32.6% लोगों ने कहा कि वो युद्ध की स्थिति में भारत का समर्थन करेंगे। सिर्फ 3.8% लोगों ने चीन का समर्थन किया। सर्वे में दूसरा सवाल यह पूछा गया कि भारत और चीन में आर्थिक संघर्ष हुआ तो आप किस देश का समर्थन करेंगे? इसके जवाब में 60% से ज्यादा लोगों ने कहा कि हम किसी भी देश का समर्थन नहीं करेंगे। 36% से ज्यादा लोगों ने भारत का साथ दिया और चीन का साथ सिर्फ 3% लोगों ने दिया। मतलब सिर्फ अमेरिका का शासन नहीं बल्कि वहां के लोग भी चीन के खिलाफ भारत के साथ हैं। और ऐसा सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि दुनिया के देशों में का जो सेंटिमेंट है इस समय हिंदुस्तान के साथ। चीन पर उसकी चालबाजी भारी पड़ती है, लेकिन हमें यह भी सोचना जरूरी है कि चीन का यह गुरूर कैसे टूटेगा। भारत और चीन के बीच एलएसी को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच कई ऐसे सवालात हैं जो देश के हर नागरिक के मन में उठ रहे होंगे, लेकिन हम सभी उन सवालों से कन्नी काट जाते हैं, या यूं कहें कि उनका जवाब हमें पता है, बावजूद उसके हम उस जवाब से बचना चाहते हैं। जैसे कि ऐसा क्या है कि हमारी रेलवे गतिमान के 160 किलोमीटर के टॉप स्पीड पर टिकी हुई है, जबकि चीन 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन चला रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि चीन में गरीबी रेखा से नीचे 0.5% लोग हैं, जबकि हमारे यहां इससे 42 गुना ज्यादा 21.2% लोग गरीबी रेखा के नीचे। या फिर आखिर ऐसा क्या है कि हमारे देश के ताला उद्योग पर ताला लग गया और चीन ने पूरी दुनिया के उद्योग धंधे पर ताला लगा दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है हम अपने देश के अंदर से उठ रहे उन सवालों को के जवाब सुने और समझें कि आखिर ऐसे कितने और मोर्चे हैं
जिन मोर्चों पर हमें चीन से लड़ना है और इंडिया को सुपरस्टार इंडिया बनाना है। गलवान घाटी में गर्रा रहे शी जिनपिंग की यह गर्राहट नई नहीं है और इस गर्राहट के पीछे उनकी सैन्य ताकत भी कतई नहीं है। जिनपिंग जानते हैं कि ताकत से ज़्यादा पैसा बोलता है, हर मुल्क की हैसियत तौलता है, जिस हैसियत के बल पर ड्रैगन नए मोर्चे खोलता है। हिंदुस्तान को लद्दाख में धौंस दिखा रहे इस पड़ोसी देश ने कभी हिंदुस्तान को अपने साथ खड़े होते देखा है, अपने साथ चलते भी देखा है, लेकिन 40 साल से चीन ने भारत को कई मोर्चों पर पिछड़ते ही देखा है। और यही वो कड़वा सच है जो हिंदुस्तान को समझना होगा, समझकर आगे बढ़ना होगा। फर्क साफ दिखता है, हिंदुस्तान अब चीन से सिर्फ आबादी में बराबर रह गया है। शहरों की रौनक जितनी हमने बढ़ाई उससे कई गुना ज़्यादा चीन ने बढ़ाई। हिंदुस्तान ने अपनी आसमानी ताकत हथियार खरीद कर बढ़ाई तो चीन ने चोरी से ही सही लेकिन खुद के फाइटर तैयार करके बढ़ाई। जाहिर है अब ड्रैगन को अगर सबक सिखाना है तो तैयारी भी बहुत बड़ी करनी होगी। चीन का फन कुचलना है तो भारत को अपनी ताकत बढ़ानी होगी। चीन ने पिछले 40 साल में जो कर दिखाया है उसे हिंदुस्तान को भी हासिल करना होगा। हमारे पास सबसे बड़ा यूथ है और यूथ को इसमें लगाना है और यूथ को सिक्योरिटी के लिए अलर्ट करना है। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग सब यूथ के लिए होनी चाहिए और एनसीसी कंपलसरी हो जानी चाहिए। चीन की जो असल शक्ति है वो है उसकी इकॉनमी। चीन का जो सामर्थ्य है वो है उसकी फैक्ट्री। जिस दिन भारतीय उद्योग चीन को पीछे छोड़ देंगे उस दिन ड्रैगन का फन हमेशा के लिए कुचल जाएगा। चीन का गुरूर उसका दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होना है और उसे गुरूर करने का हक भी है, क्योंकि ठीक 40 साल पहले चीन और भारत में आबादी और क्षेत्रफल के अलावा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन देंग शियाओपिंग ने 1980 में जब बदलाव शुरू किए तो देखते ही देखते चीन की तस्वीर बदल गई। और ये कितनी बदली इसे देखिए। 1980 में चीन की जीडीपी 191 बिलियन डॉलर थी तो भारत की जीडीपी 186 बिलियन डॉलर थी, जबकि आबादी के हिसाब से भारत के लोग 40% ज़्यादा अमीर थे। चीन की प्रति व्यक्ति आय 195 डॉलर थी तो भारत की 267 डॉलर थी। यानी 40 साल पहले चीन और हिंदुस्तान एक ही पायदान पर खड़े थे, लेकिन कम्युनिस्ट देश ने जब आर्थिक सुधार लाए तो आंकड़े तेजी से बदलने लगे। 2018 तक चीन की प्रति व्यक्ति आय 50 गुना बढ़कर 9,711 डॉलर हो गई। भारत में लोगों की आय सिर्फ 10 गुना बढ़कर 2,000 डॉलर सालाना तक पहुंच सकी है। जीडीपी के हिसाब से चीन 13.6 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बना गया, जबकि भारत की जीडीपी सिर्फ 2.7 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकी। ये गिरता हुआ ग्राफ साफ बताता है कि भारत देखता ही रह गया और चीन काफ़ी आगे बढ़ गया। 4 दशक में चीन तरक्की करता गया और इस तरक्की से चीन ने वो ताकत हासिल कर ली जो अब सीमा पर उसकी धौंस बनकर दिखती है, अकड़ बनकर दिखती है। चीन इस सच से वाकिफ है कि भारत के पास सामरिक शक्ति में कोई कमी नहीं है। चीन का आकार भारत से करीब 3 गुना ज्यादा है और सैन्य शक्ति क्षेत्रफल की तुलना करें तो भारत चीन से आगे निकल जाता है। इतना ही नहीं, अगर चीन हमें परमाणु बम की धौंस दिखाता है तो दुश्मन को मिटाने के लिए भारत के पास भी भरपूर परमाणु बम है। लेकिन अब सोचना होगा कि अगर चीन पूरी दुनिया में आपदा बांटकर अवसर देख रहा है तो भारत इस आपदा को अवसर क्यों नहीं बना सकता। कोरोना बांटकर चीन अब ग्लोबल विलेन बन चुका है। पूरी दुनिया में लाशें बिछाकर जिनपिंग विश्व स्तर के खलनायक बन चुके हैं और इसी में भारत के लिए झिझक तोड़ने की चाबी छिपी है, आगे बढ़ने के लिए रास्ता छिपा है। दुनिया भर की कंपनियां अब चीन से बाहर निकल रही हैं, भारत की ओर रुख कर रही हैं। ऐसे में दुनिया का ये साथ और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प हिंदुस्तान के सपने को भी पूरा कर सकता है, लेकिन इस सपने को पूरा करने का तरीका चीन से ही सीखना होगा। अभी आगे आने वाले वर्षों में हमारी वर्कफोर्स ज़्यादा होगी यदि हम उसको पूरी तरह से उसका उपयोग कर पाएँ तभी हम कुछ कर सकते हैं। गरीबी पर काबू पाने की चीन की नीति उसकी सफलता की सबसे बड़ी चाबी बन गई। 1987 में चीन की 66% आबादी गरीब थी, जबकि भारत में गरीबों की तादाद 49% थी। अब चीन में सिर्फ 0.5% गरीबी रह गई है। वहीं भारत में गरीबी तो कम हुई
लेकिन आबादी का 20% हिस्सा अब भी गरीब है। चीन में देंग शियाओपिंग ने जो सुधारवादी नीतियां लाई, उसका असर करीब करीब हर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में देखने को मिला। लेकिन हिंदुस्तान को समझना होगा कि 40 साल जरूर गुजर चुके हैं, लेकिन भारत की 1 अरब 30 करोड़ की आबादी का संकल्प अब भी हिंदुस्तान को आसमान पर पहुंचा सकता है। सिर्फ और सिर्फ आर्थिक शक्ति को बढ़ाने से ये मुकाम हासिल किया जा सकता है। और जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में पूरी क्षमता है इस दिशा में आगे बढ़ने की। चीन से जंग का एक मोर्चा शहरीकरण भी है। आज चीन में 60% लोग शहरों में रहते हैं। भारत में सिर्फ 35% आबादी शहरों में बसती है, जबकि आज़ादी के बाद कई सालों तक चीन में सिर्फ 12% लोग शहरों में रहते थे, जबकि भारत में चीन से ज़्यादा 17% लोग शहरों में बसते थे। वजह यह है कि तब चीन के मुकाबले भारत में ज़्यादा उद्योग धंधे थे और आज चीन दुनिया की फैक्ट्री बन गया है। सिर्फ कारों की बातें करें तो 1999 में भारत में 5,30,000 कारें बनती थी और चीन में सिर्फ 40,000 ज़्यादा 5,70,000 कारें बनती थी। लेकिन पिछले साल भारत में 36,20,000 कार का ही प्रोडक्शन हुआ, जबकि चीन का प्रोडक्शन बढ़कर 2.1 करोड़ तक पहुंच गया। एक वक्त था जब चीन का रेल नेटवर्क भारत से काफ़ी पीछे था। 40 साल पहले 1980 में भी जहां भारत में 61,240 किलोमीटर लंबा रेल नेटवर्क था, चीन के पास 10,000 कम 51,700 किलोमीटर लंबी रेल लाइन मौजूद थी। 2017-18 तक भारत में रेल नेटवर्क 7,000 किलोमीटर बढ़कर 68,482 किलोमीटर हो गया। चीन का रेल नेटवर्क इस दरमियान दोगुना बढ़कर 1.27 लाख किलोमीटर तक पहुंच गया। अब इन आंकड़ों को गौर कीजिए। 1974 में जहां चीन में सिर्फ 7 लाख पैसेंजर हवाई यात्रा करते थे, भारत में सालाना 30 लाख लोग उड़ान भरते थे। अब चीन इस मामले में 4 गुना आगे चला गया है। 2018 में ये संख्या भारत के 16 करोड़ 40 लाख के मुकाबले 61 करोड़ 10 लाख तक पहुंच चुकी है। ये गिरते हुए ग्राफ ही हमें सिखा रहे हैं कि हिंदुस्तान को आगे कैसे बढ़ना है। चीन के विकास की लकीर से हमें अपनी लकीरें लंबी कैसे करनी है। एक तानाशाह मुल्क को जमहूरियत की ताकत कैसे दिखानी है, कैसे इंडिया को सुपरस्टार बनाना है, सुपर पावर बनाना है। तो 5 मोर्चे पर हमें चीन को मात देनी होगी, फिर हमेशा के लिए चीन की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि अपनी इकोनॉमी के दम पर वो विस्तारवाद को अंजाम देता है। आजादी के बाद लगातार ताइवान, हांगकांग और साउथ चाइना सी के किनारे बसे देशों से लेकर भारत और भूटान तक चीन जमीन हड़पने की ताक में रहता है, जबकि भारत की नीति कभी भी ऐसी नहीं रही। भारत कभी अपने पड़ोसी मुल्कों की जमीन कब्जा करने की फिराक में नहीं रहता। अब खबर चीन की डर्टी डिप्लोमेसी की, जिसका सबसे बड़ा शिकार नेपाल बना है। नेपाल में प्रधानमंत्री ओली और प्रचंड के बीच चल रही सत्ता की जंग का फायदा चीन उठा रहा है और उसके निशाने पर भारत है। काठमांडू में भारत से रिश्तों की डोर पर चोट करने के लिए तानाशाह जिनपिंग की एम्बेसडर हाओ यांग की पूरा जाल बिछा चुकी है और नेपाल चीन की दोस्ती के झांसे में आकर कर्ज के जाल में फंस चुका है। इसलिए हमने तय किया है कि आज आपको पड़ोसियों के साथ चीन की डर्टी डिप्लोमेसी का और उसके कर्ज का पूरा खेल समझाएंगे। लेकिन पहले आपको हाओ यांकी की खींच सुनाएंगे। एक नेपाली अखबार को दिए इंटरव्यू में हाओ ने भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने पर कहा कि नई दिल्ली और काठमांडू के बीच उनके देश को जबरन घसीटा जाता है। मैंने नोटिस किया है कि जब भी भारत और नेपाल के बीच संबंधों में विवाद होता है तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो चीन को घसीटना चाहती हैं। वो कुछ भी बेमतलब की बातें कहते हैं और अफवाह फैलाते हैं। हम बहुत भ्रमित महसूस करते हैं। मैं विश्वास करती हूं कि इससे चीन और नेपाल के बीच दोस्ती में कोई बाधा नहीं आएगी। ये वो हाओ यांकी हैं जो इससे पहले पाकिस्तान में पोस्टेड थी। ये वही चीनी राजदूत हैं जो ओली से भारत के नक्शे से छेड़छाड़ करने की गुस्ताखी करवाते, पाकिस्तानी जुबान बोलती हैं, ओली के दफ्तर से लेकर संसद तक प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंच जाती हैं, ओली और प्रचंड के बीच चल रही सत्ता की जंग में खुलकर ओली का समर्थन करती हैं। लेकिन सुना आपने,
इनकी जुबान कितनी जहरीली है, यह तो सिर्फ एक देश की कहानी। चीन के जाल में नेपाल के साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, मॉरिशस, अफगानिस्तान जैसे दर्जनों देश फंस चुके हैं। पहले दोस्ती, फिर कर्ज और बाद में कब्जा, यह ड्रैगन की फितरत है। इसलिए भारत ने पड़ोसियों के साथ ही पूरी दुनिया को यह बताना का अभियान शुरू कर दिया है कि भारत दिल से दोस्त बनाता है और दिल खोलकर दोस्त की मदद करता है, वो भी बिना शर्त। देखेंगे रिपोर्ट। काठमांडू की जंगलियों में हिंदुस्तान के सदियों पुराने रिश्तों की इबारत लिखी है। बाबा पशुपतिनाथ की उपस्थिति में जिन सड़कों, चौराहों, बाजारों में भारत की हर झलक दिखती है, वहां अब नेपाल और भारत के संबंधों पर कालिक पोतने के लिए मेड इन चाइना साजिश चरम पर है। चीन से नेपाल की खुलेआम दोस्ती का ड्रामा, कारपेट के नीचे युआन का खेल और अरबों डॉलर के कर्ज का जाल नेपाल हाओ यांकी के प्रपंच में पूरी तरह फंस चुका है। ऐसी ही चाल चीन पूरी दुनिया में बिछा चुका है। आर्थिक मदद के बहाने पड़ोसियों को जाल में फंसाने की चीनी नीति ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही है। पिछले 10 सालों में चीन ने इस नीति का अपने फायदे के लिए जमकर इस्तेमाल किया। वर्ल्ड इकोनॉमी रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दुनिया भर के 150 से ज़्यादा देशों को कर्ज दिया है। ये दुनिया भर की इकोनॉमी का 5% है। साल 2000 में चीन का दुनिया पर कर्ज $500 बिलियन था, जो 2018 में बढ़कर $5 ट्रिलियन से भी ज़्यादा हो चुका है। चीन फिलहाल पूरी दुनिया में वर्ल्ड बैंक और IMF से भी बड़ा कर्जदाता है। विश्व बैंक और IMF के कुल लोन चीन से कम है। इस रेस में चीन अमेरिका को भी टक्कर दे रहा है। 2000 से 2014 के बीच दुनिया भर में अमेरिका ने $394 अरब का कर्ज दिया, जबकि चीन ने $354 अरब के कर्ज बांटे। इस कर्ज के सामने IMF और वर्ल्ड बैंक कहीं नहीं ठहरते। ड्रैगन अपने कर्ज में पाकिस्तान, मलेशिया, श्रीलंका जैसे देशों को निगल चुका है। चीन ने दिवालिया हो चुके मलेशिया को कर्ज देकर उबारने के बदले रोड, ट्रेन और पाइपलाइन के कई प्रोजेक्ट्स पर कब्जा जमा लिया। श्रीलंका ने कर्ज न चुका पाने के कारण हम्बन टोटा बंदरगाह चीन को 99 साल की लीज पर दे दिया। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में पाकिस्तान के बाद चीनी कर्ज में डूबा दूसरा सबसे बड़ा देश है। ड्रैगन का ये खेल अफ्रीका में भी देखने को मिला है, जहाँ कई छोटे देश कर्ज के जाल में फंस गए हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी चीन की इसी डर्टी डिप्लोमेसी पर लगातार वार कर रहे हैं और मित्र देशों को उस जाल से सावधान भी कर रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि भारत पड़ोसियों की मदद करता है, वो भी बिना शर्त। We want to work for the welfare of humanity. History has taught us that in the name of development partnerships, nations were forced into dependence partnerships. It gave rise to colonial and imperial rule. It gave rise to global power blocks. सच ये है कि चीन कमजोर पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाता है और बुरे वक्त में उस देश की जमीन पर कब्जा करता है। लेकिन भारत अपने दोस्तों की मदद बुरे वक्त में भी करता है, बुरे वक्त से बाहर भी निकालता है। 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बाद भारत ने नेपाल को 1.6 अरब नेपाली रुपए की मदद की। 2016 में भारत ने बांग्लादेश को $2 अरब का कर्ज दिया, वो भी बिना शर्त। 2019 में अफगानिस्तान के लिए भारत ने खजाना खोल दिया और $3 अरब की आर्थिक मदद दी। ये सिर्फ एक बानगी है जो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि भारत ड्रैगन की तरह विस्तारवादी चालाकी नहीं करता, बल्कि खुले दिल से दोस्तों की मदद करता है। चीन सिर्फ कर्जदार बनकर ही, बल्कि कर्जदार बनाकर ही किसी मुल्क की जमीन नहीं हड़पता, बल्कि ताकत की धौंस दिखाकर भी कमजोर करने की कोशिश करता है। और जहां दाल नहीं गलती वहां दोनों बाहें फैला देता है। लेकिन भारत अब चीन की साजिश से पूरी तरह वाकिफ हो चुका है। इसीलिए अब चीन दूसरे देशों को डराने के लिए नए नए वीडियो जारी करता है और साउथ चाइना सी में गोला बारूद की बारिश करता है। साउथ चाइना सी से आई ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि अब अमेरिका और 4 महाशक्तियों के बीच महायुद्ध की तारीख
नजदीक आ रही है। एक से बढ़कर एक जंगी जहाज साउथ चाइना सी के आकाश में युद्ध की गर्जना कर रहे हैं। इस नीले समंदर में कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने अपने बमवर्षक विमानों के जरिए चीन को उसकी हद में रहने की हिदायत दी थी, जिसके बाद चीन ने भी अपने बॉम्बर्स के जरिए साउथ चाइना सी में जोरदार युद्धाभ्यास किया है। इस युद्धाभ्यास में चीन के सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले H-6G और H-6J विमानों ने हिस्सा लिया। इन चीनी विमानों ने रात में भी साउथ चाइना सी में युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि वो हमेशा जंग के लिए तैयार रहे, रियल वॉर एक्सरसाइज करती रहे। देखिए, ये चीन का प्रोपेगेंडा वीडियो है जिसमें शी जिनपिंग अपनी लाल सेना को संबोधित कर रहे हैं। चीनी सेना को एलएसी पर जहां से चीन से निपटने की तैयारी चल रही है, हम आपको एक अजीब सी तस्वीर दिखाते हैं। आइए सीधे लेके चलते हैं आपको। इस वॉल पर देखें आप, हम आपको क्या दिखाने जा रहे हैं, जरा समझिए आप इसको। यहां पर शुरू से, अगर इसको यहां पर शुरू करें, हम बात कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखें आप, यानी कि सीधे तौर पर इस वक्त एक और एलएसी पर जहां चीन से निपटने की तैयारी है, तो दूसरी ओर चीन के सदाबहार दोस्त पाकिस्तान की साजिशों को भी नाकाम करने का मुकम्मल इंतजाम किया जा रहा है। इससे जुड़ी एक बड़ी खबर गुजरात के कच्छ से की दलदल वाली सरहद से आई है, और जिस जगह से आई है उसका नाम है हरामी नाला। हरामी नाला भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के सबसे कुख्यात और खतरनाक इलाकों में से एक है ये हरामी नाला। जरा ध्यान से देखें आप, देख रहे हैं आप, भारत और पाकिस्तान को बांटने वाले 96 किलोमीटर लंबे सर क्रीक इलाके में, ये यहां पर जिसका जिक्र हो रहा है, सर क्रीक इलाके का एक हिस्सा है जिसमें हरामी नाले की लंबाई करीब 22 किलोमीटर है और 1.5 किलोमीटर चौड़ा है। ये जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं, और इस जगह से ही पाकिस्तान घुसपैठियों को भेजने की नापाक कोशिशें करता है, लेकिन ऐसी हर कोशिश नाकाम करने के लिए बीएसएफ ने 22 किलोमीटर के स्ट्रेच पर कुछ ऐसे इंतजाम किए जो कि आप देखेंगे और आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे। यहां पर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से दिखा रहे हैं। यहां घुसपैठ की कोई भी गुंजाइश खत्म हो जाती है। आखिर बीएसएफ ने यहां ऐसा क्या इंतजाम किया है जिससे पाकिस्तान और उसके पाले पोसे आतंकवादियों के होश उड़ गए? खुद देखें। दूर दूर तक समंदर का खारा पानी और दलदल ही दलदल। पाकिस्तान से लगती सीमा के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक। इसी इलाके को हरामी नाले के नाम से जाना जाता है, जहां से जासूस, आतंकी, स्मगलर, कई शक्लों में दुश्मन
हिंदुस्तान में घुसने की फिराक में रहते हैं, लेकिन अब यहाँ से कोई भी नापाक साजिश अंजाम देना नामुमकिन हो गया है, क्योंकि अब यहाँ की तस्वीर बदल गई है। बीएसएफ ने हरामी नाले को 3 ओर से सील कर दिया है। 22 किलोमीटर लंबी फ्लड लाइट से लैस सड़क बना दी जो नाले के मुहाने तक जाती है, और इसी सड़क किनारे खड़े कर दिए वॉच टावर और बीओपी। ये सड़क कैसे नापाक साजिशों को नाकाम करने में नायाब साबित होंगी, अब जरा वो समझिए। अभी हरामी नाले तक जाने के लिए जवान एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल के जरिए या फिर बोट से और पैदल चलकर पहुंचते थे। दलदली ज़मीन पर यह मुश्किल सफ़र यहाँ से 25 किलोमीटर दूर लखपत कोट से शुरू होता था, जहाँ बीएसएफ की बीओपी थी। लेकिन अब सीधे रोड कनेक्टिविटी होने से जवान आसानी से यहाँ आ जा सकेंगे और पेट्रोलिंग कर सकेंगे। हरामी नाले में दिन में 2 बार हाई टाइड और लो टाइड होता है। हाई टाइड आते ही पूरा इलाका पानी में डूब जाता है और लो टाइड होते होते इलाका टापू जैसा बन जाता है, जिसका पाकिस्तानी घुसपैठिए फ़ायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। लेकिन लो टाइड होते ही बीएसएफ के जवान दलदली रास्तों से होकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और लगातार पाकिस्तानी साजिशों को नाकाम करते रहते हैं। ज़्यादातर पाकिस्तान की ओर से जासूसों और आतंकियों को मछुआरों के भेष में घुसपैठ कराने की कोशिश होती है। पाकिस्तानी रेंजर्स की मदद से वहाँ के मछुआरे 0 लाइन तक फिशिंग करने आ जाते हैं, जिनमें से ज़्यादातर या यूँ कहें कि सभी या तो पाकिस्तानी जासूस होते हैं या फिर आतंकी जो मौके की ताक में रहते हैं। लेकिन अब 22 किलोमीटर लंबे हरामी नाले को 3 तरफ से सील करने और फ्लड लाइट से लैस सड़क बनने के बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों को कोई भी मौका नहीं मिलेगा। और अब देखते हैं फिक्र हेडलाइंस। G20 को राफेल से बेहतर बताने पर कि चीनी दावे की पूर्व आईएएफ चीफ धनोआ ने खोली पोल। कहा G20 अगर 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है तो इसमें कनार्ड्स क्यों, सुपर क्रूज की क्षमता क्यों नहीं। चीन के चापलूस बने नेपाल की भारत के खिलाफ एक और हिमाकत। विदेश मंत्री ने गोरखा सैनिकों की भर्ती को बताया अवैध, 1947 के समझौते को बताया बेकार। जम्मू कश्मीर से 370 हटने की पहली बरसी से पहले केंद्र का बड़ा फैसला, 3 महीने और बढ़ाई महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी। सुशांत के अकाउंट में गड़बड़ी के बाद ईडी ने रिया के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। रिया की सफाई, मामला कोर्ट में इसलिए चुप। अंकिता लोखंडे ने भी तोड़ी चुप्पी, कहा सुशांत कभी डिप्रेशन में नहीं था। सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग तेज। सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम को लिखा खत। पूर्व सीएम फडणवीस और बिहार के डिप्टी सीएम ने केंद्रीय जांच एजेंसी को जांच सौंपने की कही बात। जयपुर से जैसलमेर के होटल सूरजगढ़ में शिफ्ट हुए गहलोत समर्थक विधायक। खरीद फरोख्त से बचाने के लिए 14 अगस्त तक एकजुट रखने की कोशिश। नोएडा के सेक्टर 11 में गिरी निर्माणाधीन इमारत, 4 लोगों को किया गया रेस्क्यू। राहत बचाव कार्य जारी, कई और मजदूरों के दबे होने की आशंका। पंजाब में जहरीली शराब का कहर। अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर जिले में 21 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मामले को दबाने में जुटा पुलिस प्रशासन। अयोध्या में राम मंदिर प्रसाद की तैयारियां शुरू। शुद्ध घी से बनाए जा रहे हैं 1,11,000 लड्डू। भूमि पूजन के बाद पूरी दुनिया का कराया जाएगा मुंह मीठा। अब खबर सुशांत सुसाइड मिस्ट्री की। पिछले 24 घंटे में सुशांत सुसाइड केस पटना, दिल्ली और मुंबई के बीच उलझ गया है। रिया और सुशांत के पिता के बाद बिहार और महाराष्ट्र सरकार भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सभी फैसले से पहले कोर्ट को अपना पक्ष बताना चाहते हैं, लेकिन इस बीच कोर्ट से बाहर भी कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सुशांत की मौत के बाद पहली बार उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत की, कई बड़े खुलासे किए। तो आज ही रिया एफआईआर दर्ज होने के बाद पहली बार सामने आएंगे और सत्यमेव जयते का। कर्ड, दाल, राइस, हेंस डिपेंडिंग ऑन दिस। अब उनका ही है, अब उनको पता है ये छोटा लड़का लोग, छोटा गुंडा लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा उनका बॉयफ्रेंड भी गुंडा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और इस चेहरे को देखकर आप समझ गए होंगे कि ये हैं कौन। रिया चक्रवर्ती, वही रिया जिस पर सुशांत के पिता ने गंभीर इल्जाम लगाए हैं। वैसे सुशांत की मौत की जांच में इस वीडियो के तो मायने नहीं हैं, लेकिन लोग इसके जरिए रिया का अलग चेहरा देख रहे हैं, वो चेहरा जो उसकी तस्वीरों में अब तक नहीं दिखी। सुशांत के सबसे करीबी दोस्तों में एक सिद्धार्थ पिठानी ने रिया के इसी चेहरे का राज TV9 भारतवर्ष को बताया। फॉर एग्जाम्पल मेरी है, मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है।
मैं बहुत अच्छे से कमाता हूँ, वो लाइफस्टाइल करने के लिए मैं इतना मेहनत कराए, ठीक है। और मेरी गर्लफ्रेंड मेरे घर में रह के कुछ एक्सपेंसेस कर रही है, वो मेरी ध्यान भी रख रही है। और मेरा दोस्त आके मेरे को बोलता है कि आपके अकाउंट में से आपकी गर्लफ्रेंड ने इतना पैसा लिया है। मैं अपने दोस्त को क्या बोलूंगा कि ये लड़की जो है ना मेरी ध्यान रख रही है, एंड शी डिजर्व्स व्हाट शी स्पेंडिंग, एंड दिस इज नॉट अ बिग अमाउंट, देन इट्स ओके, यू डोंट कम इन बिटवीन करके मैं अपने दोस्त को वार्न करूंगा। ओके, तो ये दोस्त आप हैं? हाँ, मैं वो दोस्त हूँ। ऐसे में सिद्धार्थ पिठानी का अहम बयान मुंबई पुलिस दर्ज कर चुकी है और अब बहुत जल्द पटना पुलिस भी सिद्धार्थ से पूछताछ कर सकती है। वहीं पटना पुलिस जो पिछले 5 दिनों से मुंबई में सुसाइड मिस्ट्री की परत दर परत जांच कर रही है, इस बीच पटना में दर्ज केस मुंबई ट्रांसफर करने के लिए रिया की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में है और सुशांत के पिता भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। एक तरफ सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री कानूनी दांव-पेंच में उलझी है, तो दूसरी तरफ वकीलों के दावे और भी चौंकाने वाले हैं। रिया ने परिवार से अलग कर दिया, पिता को बात नहीं करने देती थी, सिस्टर गई तो उससे झगड़ा करती थी, और कोई मेडिकल रिकॉर्ड उसका क्रिएट किया, उसको डॉक्टरों के पास ले जाना, उसका दवाई चलवाना, क्या दवाई चल रहा था कभी परिवार को नहीं बताया, उसके सारे नौकर बदल दिए, बॉडीगार्ड बदल दिए, उसका जो घर का सारा जो एनवायरनमेंट था उसने पूरा ही का पूरा तब्दील कर दिया। और उसके बाद 8 जून को सडनली घर छोड़ के चली गई, मेडिकल रिकॉर्ड भी लेके चली गई। वैसे पटना में लेटर पिटीशन के जरिए भी सीबीआई जांच की मांग की गई है। प्रवर्तन निदेशालय भी एक्टिव हो गया है। ईडी ने रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। अब ईडी सुशांत के अकाउंट से पैसों के लेन देन की जांच करेगी। He was very carefree about money. He was never a money minded man. So उसका पैसा उसको कभी जहां पर भी था, जो मेरे साथ, तो कभी उसके अकाउंट में कितने पैसे से उसको ये नहीं पता होता था। ट्रस्ट मी, उसको ये नहीं पता होता था कितने पैसे, उसका मतलब लिटरली उसको ये चीज का आइडिया नहीं होता था। अब मतलब ये मैं बता रहा हूँ, उसका कार्ड कभी उसके बॉडीगार्ड के पास होता था, कभी इसके पास होता था। मैं उसको बोलती भी थी कि डोंट गिव योर कार्ड्स टू एवरीवन, यू नो, मैं उसको बोलती रहती थी। उम्मीद है कि सुशांत के परिवार और लाखों फैंस को तारीख दर तारीख नहीं बल्कि जल्द इंसाफ की खबर मिलेगी, क्योंकि हिंदुस्तान में कानून के हाथ से ज्यादा दोषियों की गर्दन मोटी है जो जल्द पकड़ में नहीं आती। अब फिक्र कोरोना संक्रमण की। देश में कोरोना के मामले 17 लाख के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है, डेथ रेट घट रहा है। रिकवरी रेट 64% से ज्यादा हो गया है, जो दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी अच्छा है। डेथ रेट घटकर 2.18% है, जो दुनिया में सबसे कम है। इस बीच हालात पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ बैठक की, जिसमें 2 राज्यों पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। एक है दिल्ली और दूसरा कर्नाटक। क्यों, अब जरा इसे समझें। कर्नाटक में 1,18,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, लेकिन रिकवर सिर्फ 47,000 हुए हैं, और यहाँ का रिकवरी रेट 39% से थोड़ा ज्यादा, जो देश में सबसे कम है। कर्नाटक को लेकर एक और बड़ी चिंता पैदा करने वाले आंकड़े ये भी आए हैं कि यहाँ सबसे ज्यादा प्रभावित बेंगलुरु में 65% संक्रमितों की मौत अस्पताल पहुंचने में देरी से हुई। 1 जुलाई से 28 जुलाई के बीच जुटाए गए आंकड़ों के मुताबिक इन 65% लोगों में से 55% लोगों की मौत अस्पताल में दाखिल होने के 24 घंटे के अंदर हो गई। 10% लोगों को अस्पताल पहुंचने में मृत घोषित कर दिया गया, मतलब उनकी मौत घर से अस्पताल ले जाने के बीच हुई। आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि कर्नाटक को लेकर मंत्री समूह की बैठक में क्या चर्चा हुई, क्यों चर्चा हुई। अब आपको बताते हैं कि कर्नाटक के साथ दिल्ली में चर्चा क्यों हुई। दरअसल आज जो हाल बेंगलुरु या कर्नाटक के हैं, वैसे ही खतरनाक हाल कुछ दिन पहले दिल्ली में भी थे। लेकिन आज दिल्ली कहाँ है और कर्नाटक कहाँ है, ये जान लीजिए। आज दिल्ली में रिकवरी रेट 90% के आसपास है, जो देश में सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक में रिकवरी रेट देश में सबसे कम। यह इसलिए मुमकिन हो पाया कि दिल्ली की कमान केंद्र के हाथ में आने से ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि मौत की संख्या को काबू में कैसे किया जाए, और इस पर काम हुआ। ज्यादा टेस्टिंग और कोमॉर्बिड लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन कर्नाटक ने दिल्ली से कोई सबक नहीं लिया, कमियों को सुधारा नहीं, और उसी का नतीजा है वहां कोरोना विस्फोट हुआ, जैसे कि इस वक्त बिहार में भी हो रहा है। बिहार में कोरोना के करीब 3,000 नए मामले सामने आए, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या 50,000 के पार हो गई। पिछले 6 दिन से बिहार में लगातार हर दिन 2,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोरोना की फिक्र के बाद अब आपकी सेहत से जुड़ी वो बात जो आपके लिए जानना जरूरी है।
कोरोना काल में संक्रमण का डर, लॉकडाउन, वर्क फ्रॉम होम का बुरा असर लोगों की दिमागी सेहत पर पड़ रहा है। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च के बाद वो तरीका सुझाया है जो न सिर्फ आपकी दिमागी सेहत सही रखेगा बल्कि आपके दिमाग को 10 साल जवान बना देगा। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ जीरियाट्रिक्स साइकियाट्री में छपी एक स्टडी के मुताबिक पहेलियां या पजल सॉल्व करना दिमाग को स्वस्थ रखने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि जो लोग ज़्यादा अधिक सुडोकू और क्रॉसवर्ड सॉल्व करते हैं उनका दिमाग उतना बेहतर होता है। 19,000 से ज़्यादा लोगों पर हुई रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग पहेलियां सॉल्व करते हैं उनका दिमाग 10 साल कम उम्र के व्यक्ति जैसा काम करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आपके दिमाग को या तो पहेली या किसी दूसरे तरीके से चुनौती देनी चाहिए, जैसे कोई नई भाषा सीखना। ऐसा करने से दिमाग को व्यस्त और तेज रखने में मदद मिल सकती है। अब आपको दिखाते हैं पॉजिटिव खबर। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी यानी इन्फेक्शियस डिजीज के प्रमुख डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सप्लाई करने में भारत की भूमिका बेहद खास रहने वाली है। अभी पूरी दुनिया को कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन ही इकलौता उपाय नजर आ रहा है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने वाली है। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि भारत जैसे विशाल देश में हर्ड इम्यूनिटी कोई विकल्प नहीं हो सकता। यही वजह है कि भारत सरकार की वैक्सीन निर्माता कंपनियों से बातचीत शुरू हो गई है। दुनिया भर में करीब 25 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के दौर में हैं, जिनमें से 2 भारत की हैं। कोरोना वैक्सीन पर एस्ट्राजेनिका ने अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी दी है और दावा किया है कि ट्रायल के दौरान अब तक का सबसे अच्छा नतीजा मिल चुका है। इसे एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मिलकर विकसित कर रहे हैं। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव पास्कल सोडिट्स के दावे के मुताबिक जिन वॉलंटियर्स को दूसरे दौर में टीका दिया गया था उनके शरीर में वायरस के खिलाफ लड़ने वाली एंटीबॉडी के साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल्स, किलर टी सेल्स भी पाए गए। जल्द ही इसका डेटा साइंस जर्नल में प्रकाशित किया जाएगा। कोरोना की आपदा को अवसर में बदलने का हिंदुस्तान को मौका भले न मिले, लेकिन हैदराबाद के 51 साल के नूरुद्दीन के लिए आपदा अवसर बन चुकी है। वो 32 बार से 10वीं के इम्तिहान में फेल होते आ रहे थे, लेकिन कोरोना के चलते तेलंगाना के जब सभी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया तो नूरुद्दीन भी आखिरकार 11वीं में पहुंच गए। सूरत की 14 साल के 2 स्टूडेंट्स वैदेही वेकारिया और राधिका लखानी ने स्पेस में एस्टेरॉयड की खोज की है। दोनों ने अंतरिक्ष में रिसर्च के लिए नासा के ऑल इंडिया एस्टेरॉयड सर्च कैंपेन में हिस्सा लिया और स्टडी में एक एस्टेरॉयड को खोज निकाला जिसका नाम HLV-251 दिया गया है। नासा ने इस पर दोनों स्टूडेंट्स को बधाई देते हुए मेल से जानकारी दी है कि अभी यह मंगल ग्रह के नजदीक है और कुछ दिनों में यह पृथ्वी को भी क्रॉस कर सकता है। और अब देखते हैं जो है सो। करे कोई भरे कोई की परंपरा पुरानी है। गलती पियक्कड़ की होती है, रुसवाई बोतल की होती है। गुनाह दिल करता है, हिसाब जिंदगी को देना पड़ता है। गलती जुबान की होती है, झेलता पेट है। अरे वो जो आपके हाथ में है ना, वही हाँ डाउन बैटरी होती है, थप्पड़ रिमोट को पड़ते हैं। गया की गलती में बनारस को बयाना वाली ये रवायत आज भी कायम है। आग सावन लगाता है, बदनाम बारिश होती है। गलती वायरस की है, भुगत मुंह नाक हाथ रहे हैं। साजिश चीन की है, सजा पूरी दुनिया को मिल रही है। बाकी तो जो है सो है। TV9 नेटवर्क 5 भाषाएं, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी और गुजराती। 48 करोड़ इंप्रेशंस। देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।